जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थाई बंदोबस्त। देखते हैं स्थाई बंदोबस्त क्या था। स्थाई स्थाई मतलब क्या होता है। स्थाई मतलब होता है मतलब स्थाई जो स्थाई रूप से कोई व्यवस्था जिसे स्थाई रूप से लागू कर दिया जाए, जिसमें फिर से कोई सुधार या कोई बदलाव ना किया जा सके, वही होता है स्थाई। ये परमानेंट है, ठीक है। स्थाई मतलब परमानेंट। जिससे देखिए जॉब में भी बहुत कोई बोलता है ना कि प्राइवेट जॉब में कि मेरा स्थाई नहीं है, मतलब मेरा परमानेंट जॉब नहीं है। अगर उस उनका अस्थाई कर देता है तो क्या बोलता है, मेरा परमानेंट जॉब हो गया, वही होता है अस्थाई, ठीक है। मतलब स्थाई बंदोबस्त, ठीक। अस्थाई बंदोबस्त क्या था देखते हैं। ये अस्थाई बंदोबस्त क्या था ना, इसको हम एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं, ऐसे ही इसका मतलब पीछे का बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं। स्थाई बंदोबस्त क्या था कि स्थाई बंदोबस्त जो था ना, वो ना एक अंग्रेजों द्वारा लाया गया कर संग्रह करने की प्रणाली थी, ठीक है। मतलब राजस्व वसूल करने की ये एक प्रणाली थी, ठीक। क्या कर होता है ना कि जब इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद क्या होता है कि 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है कि अंग्रेजों को ना बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे किनका अधिकार होगा, अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार होगा, ठीक। तो ये जो अंग्रेजों का अधिकार था ना, ये अंग्रेज जो थे वो क्या करते हैं, अपना उनका अधिकार हो जाता है। और जो अंग्रेजों का मुख्य रूप से भारत में पैसा कमाने का जो जरिया था वो क्या था, राजस्व। मतलब ये कर को वसूल करके ही भू राजस्व जो होता है, भू राजस्व से ही वो सबसे ज़्यादा अपना मतलब पैसा वैसा सब कुछ कमा रहे थे भारत में, ठीक। तो उनके उनके समझ से सबसे बड़ी समस्या का क्या होता है कि भू राजस्व को अच्छे से एकदम सुव्यवस्थित ढंग से वसूल करना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि समय समय पर ना बहुत सारी व्यवस्था लागू करते हैं, कभी 1 वर्षीय, कभी 5 वर्षीय, कभी 10 वर्षीय, इस तरह कर करके मतलब व्यवस्थाएं, कई व्यवस्थाएं वो भू राजस्व वसूल करने की लागू करते हैं, पर सारा जो रहता है वो असफल होता है। उसके बाद क्या है कि 1793 में जो होता है, वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ना स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, इसके गुण और दोष क्या थे, ठीक। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं का वर्णन करें या फिर स्थायी बंदोबस्त के गुण एवं दोषों का वर्णन करें, ठीक। अगर ये वीडियो लंबी होती है तो मैं एक वीडियो में विशेषता बता दूंगी और दूसरे वीडियो में गुण और दोष बता दूंगी, ठीक है। अगर मेरा पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसकी विशेषता क्या थी और इसके गुण और दोष। सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है। कौन सी प्रथा, इराजेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। ये क्या था, एक पंचवर्षीय व्यवस्था था जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। इसमें क्या था ना कि जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे ना भूमि ठेके पे दे दी जाती थी, ठीक है। जिस तरह से ठेके का काम होता है उसी तरह से सेम, ठीक है। लेकिन व्यवस्था में कई दोष पाए गए। लेकिन ये जो व्यवस्था थी इजारेदारी व्यवस्था, इसमें कई दोष पाए गए, ठीक। जिसके बाद स्थायी बंदोबस्त को लाया गया, ठीक है। इसी के बाद स्थायी बंदोबस्त भारत में लागू हुआ था या फिर बंगाल में लागू हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त को 22 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार में लागू किया गया। इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसे जमींदारी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था पहले बंगाल व बिहार में लागू की गई थी। ये जो व्यवस्था थी ये पहले कहाँ, बंगाल और बिहार में लागू की गई थी, लेकिन बाद में इसे उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, बनारस में भी लागू की गई, ठीक। ये कंपनी के ना कुल क्षेत्र के कुल
19% क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ठीक है, जो कंपनी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र था उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था? 19% क्षेत्र पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ठीक, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं। अस्थाई बंदोबस्त की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, जमींदार जो पहले केवल कर संग्रह करता थे वह इस व्यवस्था के कारण भूस्वामी बन गए। मतलब क्या है ना कि अस्थाई बंदोबस्त से पहले ना जमींदार जो होते थे वे सिर्फ कर संग्रह करने का एक माध्यम था अंग्रेजों का। ठीक, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो जमींदार होते हैं ना उन्हीं को जो अंग्रेज रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि यही जो है वो जमीन का स्वामी है, जमीन का मालिक है, उसी को सारा अधिकार मिल जाता है। ठीक, जो किसान होते हैं उनसे उनका जमीन छीन ली जाती है और ये अधिकार जमींदारों को दे दिया जाता है। इसका मतलब क्या कि जो ये किसान है वो बस एक खेतीहर हो गए, बस उस जमीन पे वो खेती कर रहे हैं, लेकिन जमीन का मालिकाना हक किसका हो गया? जमींदारों का। ठीक, अब जमींदार रैयत से राजस्व वसूलने वाले सरकार के एजेंट मात्र नहीं थे। अब जो जमींदार थे वो रैयत मतलब क्या होता है? किसान। ठीक है, रैयत मतलब किसान। अब वो जो थे वो किसान से सिर्फ राजस्व मतलब कर वसूलने वाले सरकार के एजेंट नहीं थे। ठीक है, बल्कि जमीन के मालिक थे। जमीन पर उनका अधिकार वंशानुगत हो गया था। ठीक, उनका भी अधिकार है, उनको उनके बच्चों का भी अधिकार हो गया था। ठीक है, एवं हस्तांतरणीय था। ठीक, और अर्थात अब रैयत मात्र खेती करने वाले बटाईदार बन गए। लेकिन अब क्या था कि जो रैयत मतलब किसान थे वो क्या हो गए कि बटाईदार बन गए, अपनी भूमि के ही वो बटाईदार बन गए। ठीक है, उनका जो भूमि है वही उनका अब ना रहा। ठीक, बस उस भूमि में वो खेती कर पा रहे थे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? यह तय किया गया था कि एकमात्र किए गए भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाना था। मतलब क्या ये तय किया गया था स्थायी बंदोबस्त में ना कि जो 10/11वां हिस्सा है वो अंग्रेजों को दिया जाएगा, और 1/11वां हिस्सा जो होता था वो जमींदार को रखना होता था। ठीक, लेकिन लगान की जो रकम जमींदारों को कंपनी को देनी थी वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। ठीक, लेकिन क्या था कि इसमें यही सबसे बड़ा पॉइंट था ना स्थायी बंदोबस्त में कि जो भी लगान की दर थी ना वो हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी, हमेशा के लिए फिक्स कर दी गई थी, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला था। ठीक, इसका फायदा ना जमींदारों ने बहुत उठाया था। ठीक है, उनको बस 10/11 ही कर देना होता था और 1/11 खुद रखना होता था। लेकिन वो क्या करते थे ना जमींदार कि किसानों से ना बहुत ज़्यादा वसूली कर लेते थे और अपने ही मतलब बहुत ज़्यादा वसूली करते थे, और खुद मतलब इतना ज़्यादा जो 10/11 हिस्सा रहता था वो तो अंग्रेज को दे देते थे, लेकिन खुद भी बहुत ज़्यादा बचा लेते थे। इससे क्या था कि जमींदार ना बहुत ज़्यादा मतलब उस समय बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका जीवन बहुत अच्छा हो गया था। उनको मतलब यही स्थायी बंदोबस्त ना सबसे ज़्यादा मजबूत किया है अगर पैसों के मामले में बोले तो। ठीक है, बढ़ी हुई लगान की रकम पर कंपनी का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक, अगर लगान बढ़ती है तो उसमें कंपनी का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट क्या है कि जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त से पहले चुका देनी पड़ती थी, नहीं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी और उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता है। ठीक, ये सूर्यास्त कानून क्या था, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। सूर्यास्त कानून क्या था ना कि जब अंग्रेजों को लगा कि हम जमींदारों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे चुके हैं, उनके अधिकारों पर थोड़ा पाबंदी लगाना चाहिए, तो वो क्या करते हैं ना कि सूर्यास्त कानून लाते हैं। ठीक, सूर्यास्त कानून लाते हैं और उसमें क्या रहता है नियम कि अगर कोई भी जमींदार समय से मतलब सूर्यास्त से पहले जो भी निश्चित तारीख तय की गई है उस दिन के सूर्यास्त से पहले अगर जमींदार पैसा लाके नहीं जमा करता है, राजस्व नहीं देता है, तो उससे क्या होगी कि जो भी जमींदारी है वो छीन ली जाएगी, उनकी ज़मीन जो है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो इस डर से ना जमींदार जो होते थे वो समय पर पैसे जमींदारों को दे दिया करते थे, अंग्रेजों को दे दिया करते थे। ठीक, और इसमें सबसे ज़्यादा
मुसीबतों का सामना किसको करना पड़ रहा था? किसानों को, क्योंकि उनसे समय पर पैसे वसूलना है अंग्रेजों को। एकदम उनको पैसा सही समय पे चाहिए, या राजस्व जो भी है सही समय पे चाहिए, ताकि वो अंग्रेजों को दे सके। ठीक है। हमारा 5वां पॉइंट है, भूमि का लगान देने के लिए जमींदार को ही एकमात्र उत्तरदायित्व माना गया। सरकार का रैयत से कोई संबंध नहीं था। मतलब भूमि का जो लगान है वो सिर्फ ना जमींदार को ही एकमात्र उत्तरदायित्व माना गया। भूमि का जो लगान है वो देने के लिए जमींदारों को ही एकमात्र उत्तरदायित्व माना गया था, कि जमींदार ही भूमि का लगान अंग्रेजों को लाके देंगे। और जो सरकार रहते हैं ना, उनका रैयत मतलब किसानों से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। वो उनका जो किसानों से रहता है वो संबंध टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि जमींदार बिचौलिए वर्ग के रूप में काम कर रहा था। ठीक है। अब मैं अस्थाई बंदोबस्त के गुण और दोष दूसरे पार्ट में ले आऊँगी। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।